हेलो जय, कैसे हो भाई? बढ़िया भैया। तो पिछले एपिसोड में जो हमने डिस्कस किया था बहुत लोग भूल गए होंगे, उसका एक रिकैप कर दो जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हंस हैं ये इंडियन सीन पे अपीयर होते हैं 380 एडी के अराउंड। 380 एडी में हम क्या देख रहे हैं कि जो 388 एडी तक हमको कॉइन्स मिल रहे हैं आज का जो अफगानिस्तान है वहाँ पे, और वहाँ पे जो ये ग्रुप हंस का आ रहा है वो कीदरा अपने आप को बोल रहे हैं। कीदरा उनका एक किंग था, वहाँ से कीदराइट्स इनको स्कॉलर्स बोलते हैं। और ये कीदरा जो हैं ये अराउंड 450-460 एडी के अराउंड इनका जो रीजन है वो नॉर्थ हिंदू कुश जो कि बैक्ट्रिया का इलाका है, वहाँ से लेके आज का पाकिस्तान और कश्मीर के इलाके तक इनका वो पूरा का पूरा एम्पायर या किंगडम है। अब ये 460 एडी के आसपास इस कीदरा किंगडम को दो तरफ से अटैक होता है। ससेनिड्स जो कि पर्शियन एम्पायर है वो अटैक करते हैं वेस्ट की तरफ से, और इधर से स्कंदगुप्त जो है वो अटैक करता है। और हमने पिछले वाले एपिसोड में ये भी डिस्कस किया था कि क्यों अटैक करते हैं गुप्त। तो ये अटैक होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन था कि नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक स्कॉलर है हांस बेकर, उनके हिसाब से कुछ ना कुछ एक दोनों एम्पायर ये ससेनिड्स और गुप्ता एम्पायर के बीच रहा होगा कि हम ये अपनी जो कॉमन एनिमी है इसको हम ख़त्म करते हैं। अब ससेनिड्स और गुप्ता एम्पायर के जो कॉमन मतलब कोऑर्डिनेटेड अटैक से जो कीदराइट पावर है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो हनिक इन्फ्लुएंस है इस रीजन में वो ख़त्म होता है। हम क्या देखते हैं कि अराउंड इसी पीरियड में 460 एडी के अराउंड जब ये कीदरा ख़त्म हो रहे हैं, एक नई हनिक पावर एमर्ज होने लग जाती है नॉर्थ ऑफ द हिंदू कुश। इनको कहते हैं जो रिकॉर्ड्स हैं बाइजेंटियन रिकॉर्ड्स में हेप्थलाइट्स या वाइट हंस, और भी सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब ये जो वाइट हंस हैं ये क्या करते हैं, ये एक ससेनिड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक प्रॉब्लमेटिक एनिमी बन जाते हैं। यहाँ तक कि 484 एडी में हमें बताया जाता है कि जो ससेनिड एम्परर है फिरोज़, वो कैंपेन लीड करता है बैक्ट्रिया में इनके खिलाफ, और ये जो हेप्थल्स होते हैं उसको और उसकी आर्मी को पूरी तबाह कर देते हैं। और ये इतनी बड़ी डिफीट थी ससेनिड्स की कि अरेबिक, सीरियक, बाइजेंटियन इन सारे सोर्सेज में मेंशन है इस डिफीट का। और इस जो ये हेप्थलाइज राइज हो रहा है नॉर्थ ऑफ द हिंदू कुश में, इसके कारण हम देखते हैं कि जो साउथ हिंदू कुश का साउथ का रीजन है वहाँ पे क्या है कि जो अब हनिक ग्रुप थे बचे हुए वो रीफॉर्म होने लग जाते हैं, और अब एक नई आइडेंटिटी वो अज्यूम करते हैं आलखन की। और ये जो हैं ये अभी तो जैसे 460, 470, 80 के पीरियड में तो इतने मतलब जो इंडियन पावर्स है उनके लिए डेंजरस नहीं है, लेकिन जब जो 5th सेंचुरी के एंड तक एक इनका एक रूलर निकलता है जिसका नाम है तोरमाण। और ये तोरमाण क्या है कि इसके मतलब जब इसकी रेन आती है तो इस फिर मेजर थ्रस्ट शुरू होता है इंडिया के अंदर इन्वेजन। और हमको जो इसका एविडेंस है वो तो सिक्कों के थ्रू मिलता है कि इसके जो सिक्के हैं वो हमको गंगा वैली में मिल रहे हैं, सेंट्रल इंडिया में मिल रहे हैं। और साथ साथ जो सबसे मेजर जो प्रोमिनेंट जो एरिया है इस समय फोकस का वो है सेंट्रल इंडिया, क्योंकि हमको इस पीरियड में मतलब लगभग 498 एडी के अराउंड हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलती है एरण से। एरण जो था बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, हमने पहले डिस्कस करा था जो गुप्ता एम्पायर का, और एक तरह से आप कह सकते हैं गेटवे था सेंट्रल इंडिया का। तो यहाँ से हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलती है जो कि वराह मूर्ति में मतलब वराह मूर्ति पर अंकित है। और इस इंस्क्रिप्शन में एक व्यक्ति है जिसका नाम है धन्य विष्णु। वो बता रहा है कि उसका जो भाई था मातृ विष्णु वो अब स्वर्ग प्राप्त कर लिया है, और अपने आप को बताता है कि हमने यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की है। और ये जो मंदिर है और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये महाराजा धीराज तोरमाण के पहले वर्ष में बनाई गई है। अब ये धन्य विष्णु और मातृ विष्णु हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 14 साल पहले 485 एडी की एक और इंस्क्रिप्शन है हमारे पास सेम रीजन में एरण में मिलती है। उसमें ये धन्य विष्णु और मातृ विष्णु दोनों मेंशन है, लेकिन इस समय धन्य विष्णु मातृ विष्णु दोनों जिंदा, मतलब मातृ विष्णु जिंदा है। और ये अपने आप को बताते हैं जो इंस्क्रिप्शन है 484 एडी वाली, उसमें जो
धन्य विष्णु है वो अपन बता रहा है कि इस समय महाराजाधिराज बुद्धगुप्त राज कर रहे हैं, और जो इस एरिया, इस प्रोविंस में, जो कि प्रोविंस बताया गया है गंगा से लेके, नहीं, नर्मदा से लेके काल नदी यमुना के लिए, नर्मदा और यमुना के बीच के इलाके में एक महाराज हैं सुरश्मि चंद्र, वो रूल कर रहे हैं। बेसिकली वो गवर्नर थे गुप्ता एम्परर बुद्धगुप्त के। यमुना को काल नदी क्यों बोलते थे? काल नदी एक सिनोनिम था, एक उसमें बोला जाता है ना कि यमुना का पानी डार्क था, उस सेंस में मेरे को लगता है। अच्छा। अब क्या है कि जो ये पूरा का पूरा रीजन है, आप तो इसमें हम कह सकते हैं कि 484 एडी तक गुप्ता अथॉरिटी यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड थी। ये जो लोकल फ्यूडेटरीज हैं, धन्य विष्णु और मातृ विष्णु दोनों भाई थे, वो गुप्ता एम्परर के अंडर में, उसके गवर्नर के अंडर में रूल कर रहे हैं। लेकिन अब 14 साल बाद आ जाइए आप, 498 के करीब का लगभग हिस्टोरियंस के हिसाब से ये पीरियड है, जब ये धन्य विष्णु अपनी इंस्क्रिप्शन लिखवा रहा है, एरण बोर इंस्क्रिप्शन कहते हैं इसको, जिसमें कि मातृ विष्णु मर चुका है और महाराजाधिराज तोरमान का ये पहला साल है। तो इससे जो हिस्टोरियंस है वो ये अज्यूम करते हैं कि एक साल पहले, मतलब एक साल ही हुआ है महाराजा तोरमान को, और मातृ विष्णु की मौत हुई है, तो उसका कोई रिलेशन है कि यहाँ पे एक बैटल लड़ी गई होगी जिसमें कि जो मातृ विष्णु था वो मर गया, और उसके भाई, छोटे भाई धन्य विष्णु ने जो तोरमान की अथॉरिटी थी वो एक्सेप्ट कर ली, और फिर ये सब हो रहा है। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये वेस्टर्न इंडिया में संजेली एक जगह है गुजरात में, वहाँ पे हमको एक और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलती है जहाँ पे हमको बताया है कि तो महाराजाधिराज तोरमान का ये तीसरा साल है। तो जिससे हम कह सकते हैं कि तीसरे साल तक तोरमान ने वेस्टर्न इंडिया तक कॉन्कर कर लिया है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि तोरमान वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया कॉन्कर करके जो गुप्ता एम्पायर का कोर है, आज का आप कह सकते हैं कि गेंजेटिक प्लेन्स, वहाँ पे अटैक करता है, और हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं कि जो मेजर एक सिटी थी गुप्ता एम्पायर की, कौशाम्बी, उस पे अटैक होता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो इतना लार्ज स्केल का डिस्ट्रक्शन होता है कि कौशाम्बी उसके बाद एक फंक्शनल सिटी की तरह काम नहीं करती। तो ये हो गया एक बेसिक मैप की। जब हम 500 AD का पीरियड है नॉर्थ इंडिया में, और लगभग जो एक लार्ज चंक टेरिटरी है वो तोरमान के हाथ में है। गुप्ता जो है इस समय जो बिहार का रीजन है, बेसिकली ईस्ट ऑफ वाराणसी, वहाँ पे अभी उनका कंट्रोल है, लेकिन बाकी इस पूरे इलाके में जो तोरमान है उनका कंट्रोल है। अब होता क्या है कि एरण से ही हमको एक और इंस्क्रिप्शन मिलती है, लेकिन ये इंस्क्रिप्शन जो है वो महाराजाधिराज तोरमान के समय वाला वैसा कुछ नहीं, डेटिंग वैसे नहीं है। इसमें आता है गुप्ता एरा, और गुप्ता एरा 590 गुप्ता एरा में आती है ये, और बेसिकली उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग बनता है 510 AD का। बैटल ऑफ एरन के बाद है। हाँ, ये जो इसको फर्स्ट बैटल ऑफ जो धन्य विष्णु मातृ विष्णु वाली थी, जिसमें मातृ विष्णु मारा गया था, उसमें स्कॉलर्स के हिसाब से ये फर्स्ट बैटल ऑफ एरन थी। अब ये जो नई इंस्क्रिप्शन है ये हमको भी एरन से मिली है, लेकिन ये एक पिलर पे मिली है, जो कि जिसमें बताया गया है कि एक मतलब एक लेडी थी, उनके पति थे गोपराज। गोपराज एक युद्ध में लड़े और उसमें उनकी मृत्यु हो गई, और जो ये लेडी थी इन्होंने सती कर ली। तो ये सती पिलर इंस्क्रिप्शन है बेसिकली। तो इसमें अब ना तोरमान का मेंशन है, बस हमको पता है कि भाई एक बैटल लड़ी गई थी। तो हिस्टोरियंस ये अज्यूम करते हैं कि जिस रीजन में तोरमान था और उसी सेम इलाके में एक बैटल लड़ी जा रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हुई होगी। और डिस्टर्बेंस किसके अगेंस्ट होगी? तोरमान के अगेंस्ट हुई होगी। क्यों? क्योंकि यदि तोरमान के अगेंस्ट में नहीं होती तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो डेटिंग सिस्टम है वो महाराजाधिराज तोरमान के 10 साल बाद, मतलब के 10वें साल में, के राज्य के 10वें साल में लड़ाई हुई ये। लेकिन वो नहीं, वो गुप्ता एम्पायर वाली जो डेटिंग है बेसिकली वो यूज़ करते हैं। तो इस जो ये स्ट्रगल था, इसमें हम कह सकते हैं क्या पता गुप्ता एम्पायर, जो अब एम्पायर तो नाम का रह गया, बस किंगडम है, उसने भी मदद की हो, लेकिन ये मदद कोई काम नहीं करी। बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे स्ट्रगल हुई और तोरमान ने स्ट्रगल को क्वेल कर दिया। तो ये एक, मतलब यहाँ तक हमने पिछली बार डिस्कस करा था। अच्छा, कुछ हिस्टोरियंस जैसे श्री राम गोयल हैं, उनका भी मानना है कि अगर
चंद्रगुप्त टू अगर अपनी जो बाउंड्रीज हैं हरियाणा पंजाब से लेके इंडस तक लेके चले जाते, जो गुप्त साम्राज्य है उसका फैलाव वहाँ तक करते, तो हो सकता है कि हुणों का इन्वेजन या उनका जो एंट्री है भारत में वो हो ही नहीं पाता, और इवेंचुअली हो सकता था कि गुप्त साम्राज्य का जो पीरियड है वो और एक्सटेंड हो सकता था। तो आपका इस पे क्या मानना है? तो ये जो आर्ग्यूमेंट है बेसिकली श्रीराम गोयल क्या कहते हैं अपनी बुक में द हिस्ट्री ऑफ इम्पीरियल गुप्ताज में कि समुद्रगुप्त ने जब कॉन्क्वर करना शुरू करा अपना एम्पायर, तो समुद्रगुप्त का जो रीजन था वो बेसिकली जो आज का ईस्टर्न यूपी और बिहार का कुछ पार्ट था। और समुद्रगुप्त की रेन के एंड तक आते आते इन्होंने लगभग सेंट्रल इंडिया पूरा कॉन्कर कर लिया था, ऊपर पंजाब का लगभग पंजाब तक के इलाके कॉन्कर कर लिया था, और नर्मदा से ऊपर ऊपर तक का सारा इलाका कॉन्कर कर लिया था। अब होता क्या है कि जो पंजाब के नॉर्थ में इलाके हैं, नॉर्थ वेस्ट में इलाके हैं, वो ट्रिब्यूटरीज थे समुद्रगुप्त के, इतना हम जानते हैं, जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की वहाँ से। तो श्रीराम गोयल का मतलब जब हम पंजाब की बात करते हैं तो कौन से पंजाब की बात ये अभी करें? यूनाइटेड पंजाब की या सिर्फ इस हमारा जो पंजाब ईस्टर्न पंजाब का कुछ इलाका लगभग आज का हरियाणा जो है वो। तो बेसिकली कहीं ना कहीं सतलुज से, हाँ, सतलुज के आप मान लो कि ईस्ट में ही था। ये डायरेक्ट अथॉरिटी की बात हो रही है, गुप्ता अथॉरिटी। उसके बाहर हम समुद्रगुप्त की इंस्क्रिप्शन से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज रहे होंगे गुप्त, जो कि मतलब छोटी छोटी किंगडम्स थी, और जो कुषाण रूल के बाद जो छोटी छोटी किंगडम्स थी ये गुप्ता रूलर्स को ट्रिब्यूट देती थी, एक नॉमिनल गुप्ता अथॉरिटी थी। तो इनका श्रीराम गोयल का ये कहना है कि चंद्रगुप्त सेकंड के पास अपॉर्चुनिटी थी कि अपना जो पूरा का पूरा रूल है ये इंडस तक ले जाते, और बेसिकली जो पूरी माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ तक आप इंडस तक एक बाउंड्री बन जाती, तो जो बाद में हनिक इन्वेजन हुई उसको आप कंटेन कर सकते थे वहाँ तक। लेकिन अब इस आर्ग्यूमेंट में दिक्कत क्या है ना कि जब चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं रूल, मतलब जब एस्टेब्लिश करते हैं रूल, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश, मतलब जब किंग बने तो वो सिविल वॉर के बाद बने थे। तो हमने जो पहले एपिसोड में देखा था कि कैसे अपने बड़े भाई रामगुप्त के साथ उनकी सिविल वॉर वगैरह हुई थी। फिर उसके बाद जैसे ही वो आते हैं तब तक एक रेबेलियन शुरू हो जाता है बंगाल रीजन में, तो बंगाल रीजन को क्वेल करते हैं, बंगाल रीजन में रेबेलियन को क्वेल करते हैं। अब रेबेलियन क्वेल करने के बाद उनके पास चॉइस है कि अब वो अपनी जो पावर है या गुप्ता अथॉरिटी है वो दो जगह पे एक्सटेंड कर सकते थे। एक रीजन था जो कि श्रीराम गोयल के हिसाब से आपका इंडस बेसिन है, आप वहाँ पे करिए, अपनी जो गुप्ता अथॉरिटी है पूरी की पूरी सिंधु नदी तक ले जाइए। और दूसरा था जो गुजरात का रीजन है, वहाँ पे गुजरात के रीजन में अभी जो वेस्टर्न क्षत्रप्स जिन्हें बोला जाता है, जो वो रूल कर रहे थे, 300 साल से रूल करते आए थे, या फिर वो वहाँ पे करें। अब वेस्टर्न क्षत्रप्स का जो रीजन था, गुजरात का रीजन, वो समुद्रगुप्त ने भी टच नहीं करा था। तो दो चॉइस थे, चंद्रगुप्त सेकंड ने चुना जो ये वेस्टर्न क्षत्रप्स को कॉन्कर करने का। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जो इकोनॉमिकल पोटेंशियल वेस्टर्न इंडिया का था इस सेंस में, वो हाँ पोर्ट्स और पूरी जो ट्रेड थी वो डिपेंडेंट, ये मतलब पूरी की पूरी ट्रेड जो रूट जा रहा था वो इंडस बेसिन में उसकी इकोनॉमिक पोटेंशियल उतनी नहीं थी। इसका हम एक एग्जांपल इस तौर से भी दे सकते हैं कि जब तोरमाण यहाँ पे आया लगभग 100 साल तो नहीं, हाँ लगभग 100 साल बाद 500 AD में, तो हम देखते हैं कि एरण में जो बैटल हुई, एरण में बैटल करने के बाद उसके पास भी दो ऑप्शन थे, या तो जाता सीधे के सीधे जो गेंजेटिक हार्टलैंड है वहाँ पे कॉन्कर करता, या वो कॉन्कर करे वेस्टर्न इंडिया। तो सबसे पहले उसने वेस्टर्न इंडिया चुना। तो 100 साल बाद तक वेस्टर्न इंडिया का जो ट्रेड पोटेंशियल था वो बरकरार था। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने चुना वेस्टर्न इंडिया को कॉन्कर करने का। और ये जो वेस्टर्न क्षत्रप की जो कॉन्क्वेस्ट थी, इसको अचीव करने के लिए हमको एविडेंस मिलता है कि उसने एक्सपेडिशन करा इंडस के पार जाके बल्ख में। तो उस समय तक हम इससे ये देख सकते हैं कि भाई उसको लग रहा था कि ये जो रीजन है ये मैं बाद में कॉन्कर कर सकता हूँ मेरे, क्योंकि आप अगर एक्सपेडिशन लेके जा रहे हो तो जाहिर सी बात है इतनी कोई मेजर पावर तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन अभी जो मेन प्रायोरिटी है वो है वेस्टर्न क्षत्रप्स। और वेस्टर्न क्षत्रप्स को कॉन्कर करने के लिए वो अपनी जो बेटी हैं प्रभावती गुप्ता, उनकी मैरिज करता है वकाटकों से।
तो इतना सब कुछ कर रहा है एक वेस्टर्न क्षत्रप्स को कॉन्कर करने के लिए। और ये जो कैंपेन, मतलब पूरी कैंपेन थी वेस्टर्न क्षत्रप्स के अगेंस्ट, ये जो सेकेंड हाफ ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड की रेन है, ये पूरा का पूरा ले लेती है। और तब भी पूरा वेस्टर्न जो गुजरात का रीजन है वो कॉन्कर नहीं हो पाता। कुमारगुप्त के पीरियड में पूरी कॉन्क्वेस्ट होती है। तो ये मेरे को लगता है बहुत अनफेयर है श्री राम गोयल का कहना, क्योंकि भाई आज के हमारा कोई भी कंट्री है उसके पास सर्टेन मतलब आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। कोई अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो है नहीं कि इधर भी ले भेजो उधर भी भेजो। तो उनके लिए जो सबसे फायदेमंद था वो इन्होंने करा। और दूसरा मेरे को लगता है सबसे बड़ा कारण था कि हनिक इन्वेजन हुई, वो था गुप्ता सिविल वॉर का। क्योंकि हमें पता है कि 445 से लेके 454 तक का जो पीरियड है पूरा का पूरा, उसमें 10 साल तक गुप्ता जो पूरा रीजन है गुप्ता एम्पायर का, वहाँ पे सिविल वॉर हो रही है समुद्रगुप्त और घटोत्कच गुप्त, स्कंदगुप्त और घटोत्कच गुप्त के बीच में। तो जब स्कंदगुप्त फिर से अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करता है सिविल वॉर के बाद घटोत्कच को हरा के, तो गुप्ता एम्पायर जो था वो बहुत वीक हो चुका था। और स्कंदगुप्त के बाद जो नए रूलर्स आए वो उनमें इतना पावर नहीं बची थी कि वो अपनी मतलब जो अथॉरिटी है वो या जो हुण आ रहे हैं उनको कंट्रोल कर सके। अच्छा, चंद्रगुप्त 2 का तो समझ में आता है कि उसके पास चॉइस था और उसने, बट समुद्रगुप्त इज लेजेंड मतलब उस सेंस में। तो उनका क्या आइडिया था कि कहाँ तक साम्राज्य को फैलाना चाहिए, उनका मतलब एक्सपेंशन का क्या प्लान था? आप अगर गुप्ता एम्पायर्स को देखें ना, गुप्ता एम्परर्स को देखें, तो उसमें समुद्रगुप्त मेरे हिसाब से केवल गुप्ता एम्परर्स में नहीं, जितने भी एंशिएंट इंडिया के रूलर्स थे उसमें ग्रेटेस्ट थे। क्यों? आपकी छोटी सी किंगडम है वह ईस्टर्न इंडिया में, और आप मतलब लगभग 30-35 साल का करियर रहा होगा उनका, और 30-35 साल के करियर में एक छोटी सी जो आपकी किंगडम है ईस्टर्न इंडिया को, अब जब आप अपनी गद्दी छोड़ रहे हैं तो एक तरफ आपने पंजाब कॉन्कर कर लिया है, दूसरी तरफ लगभग गुजरात का जो इलाका है वहाँ कॉन्कर कर लिया है। और हमें ये भी पता है जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, कि वो कांची तक नीचे दक्षिण में वहाँ तक गए थे। तो उनके पास क्या था भाई, आप बंगाल से लेके गुजरात के बॉर्डर तक, ऊपर पंजाब तक, नीचे कांची तक, इतनी जो बड़ा टेरिटरी आप कॉन्कर कर रहे हैं, तो उसके बाद आप मतलब उनको कहना कि भाई आप फिर इंडस पे भी चले जाते, तो वो मेरे लगता है वो प्रैक्टिकल नहीं होगा अपनी तरफ से। क्योंकि हमको ये भी देखना होगा कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने छोड़ दिया था इनको, ये जो पंजाब के वेस्ट में थे, बट क्योंकि एक उसके अंडर में इतना पावरफुल हो गया वो किंगडम, हाँ, तो अपने आप ही जो ट्रिब्यूटरी बन जाते हैं, फिर टर्न ट्रिब्यूटरी तो बन ही गए थे ये। तो मतलब अपना जितना एक नया आपने इतना बड़ा टेरिटरी कॉन्कर करा है, तो एक रहता है ना कि भाई एक बार टेरिटरी कॉन्कर करके जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो उसके बाद उसको गवर्न करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो समुद्रगुप्त ने सोचा, और मतलब जितना उनके बस में था उन्होंने उतना कॉन्क्वेस्ट करी थी पूरी। अभी जो मैप है इंडिया का वो आपने पूरा समराइज कर दिया कि पहले गुप्ता एम्पायर पूरे भारत में फैला हुआ है, उसके बाद हुणों का इन्वेजन होता है, और जो गुप्ता एम्पायर है वो ईस्टर्न बेसिकली ईस्ट ऑफ बनारस वहाँ तक सिमट के रह जाता है। उसके बाद जब 510 AD की बाद की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका एम्पायर और हुणों का जो इन्फ्लुएंस था, और जो वो भी इवेंचुअली हारे, तो उसकी कहानी क्या? तो सबसे जो मेजर पावर है जिसने हुणों के खिलाफ एक मतलब स्टडी 2 जनरेशन तक कैंपेन करा, वो है औलिकर। अब ये औलिकर की जब हिस्ट्री हम देखते हैं, अर्ली हिस्ट्री, तो स्कॉलर्स के हिसाब से ये जो मालव गण था, मतलब रिपब्लिक्स ऑफ द मालवास, ओके। और मालव गण, ये जो मालव गण है, ये मालव रिपब्लिक है, इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जो सेंट्रल इंडिया का रीजन है ये यहाँ के नहीं थे। हमको जो सबसे अर्ली रेफरेंस इनका मिलता है वो अलेक्जेंडर से रिलेटेड जो कैंपेन थी, अलेक्जेंडर की कैंपेन थी, वो तो ग्रीक सोर्सेज में हमको मिलता है। हमको बताया जाता है कि जो रावी और चेनाब का कॉन्फ्लुएंस है उसके उत्तर में एक मलॉय रिपब्लिक टाइप की थी। अच्छा। तो मलॉय रिपब्लिक बेसिकली ग्रीक वर्जन है मालव गण का। और जो अर्ली अब इंडियन सोर्सेज हैं उसमें भी हमको पता लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी रिपब्लिक्स थे जो कि क्षत्रिय रिपब्लिक्स जिनको कहा जाता है। तो युद्धजीवी संघ इनको एक सोर्स में बोला गया है, जिससे कि मतलब युद्ध से वो अपनी आय लेते थे। तो ये क्षत्रिय रिपब्लिक्स थी। अब थर्ड लगभग जो मॉडर्न पीरियड है, ये हैं आज का जो रावी का वेस्टर्न रीजन है, या बेसिकली चेनाब और रावी जहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है उसके उत्तर का जो रीजन था वहाँ पे थे।
फिर उसके बाद अच्छा उसमें एक इंटरेस्टिंग ये है कि जो मालव गण है, मैंने भी उतना पढ़ा नहीं है लेकिन मेरे को लगता है कि जो आज का मालव रीजन है, यहाँ का मालवा रीजन है पंजाब का, उसकी जो एटिमोलॉजी है वो मालव गण से क्या पता हो, क्योंकि लेकिन अब क्या है, रावी के ईस्टर्न रीजन बोला जाता है ये मालवा का ये पंजाब का जो मालवा रीजन है। लेकिन उस समय मौर्यों के पीरियड में जो रावी का वेस्टर्न रीजन है पार्ट और चेनाब के ईस्टर्न का ये वाला जो रीजन था ये बोला जाता था मालवों का रीजन था। अब फर्स्ट सेंचुरी एडी आते आते हम देखते हैं कि ये मालव जो हैं, ये जो पंजाब का रीजन है वहाँ से माइग्रेट करके ये आते हैं राजस्थान में, भरतपुर का जो रीजन है वहाँ पे। अच्छा। और हम वहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं क्यों, क्योंकि ये हमको पास ये भी सोर्स है कि क्यों आते हैं? नहीं, ये नहीं पता। अच्छा। उसमें कुछ लोगों का ये कहना है क्योंकि ये जो पीरियड है इस समय जो शक इन्वेजन हो रही है, पहलव इन्वेजन हो रही है, वो सब भी हो रही है काफ़ी, तो क्या पता वहाँ से इनको माइग्रेट करना पड़ा। और ये कितना बड़ा, मतलब जैसे जो माइग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, कितने मतलब 10,000, 20,000, लाख? बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से तो या तो जो एक रॉयल फैमिली है या एक जो कॉन्फेडरेसी है, तो मतलब मास माइग्रेशन तो नहीं हुआ होगा। अब हुआ भी होगा तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से जो अपर एशेलॉन था पावर का उसने माइग्रेट करा होगा, भी तो करा होगा, या फिर उसके साथ जो रिलेटेड जो सब्सिडरी लोग हैं उनके सेवक वगैरह, और उनके दिमाग में ये रहा होगा कि वी वर द रूलर्स एटलीस्ट देयर, तो हमको वापस से रिक्लेम करना है ये सब। हाँ, इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये हमको एविडेंस माइग्रेशन का इसलिए मिलता है ना, क्योंकि जो पूरा का पूरा आपका पंजाब के नीचे राजस्थान का जो इलाका है वहाँ पे हमको युप मिलते हैं। युप बेसिकली पिलर होता है, और उस पिलर में वैदिक सेक्रीफाइस उसमें लिख रखा है कि यहाँ पे मालव गण के इस राजा ने ये वैदिक सेक्रीफाइस करे, वो एक क्षत्रिय था, ये सब था। और भरतपुर में फर्स्ट सेंचुरी एडी में हमको सिक्के मिल रहे हैं भरतपुर रीजन में, लगभग फर्स्ट सेंचुरी एडी के अराउंड, जहाँ पे लिख रखा है कि मालवाणाम जयः, मतलब मालवों की जय हो, या मालव गणस्य जयः, मालव गण की जय हो। तो उससे हमको क्लियरली है कि भाई मालव, जो ये मालव ये कन्फेडरेसी है, ये आ गई है अभी भरतपुर के रीजन में। अब ये जब भरतपुर के रीजन में फर्स्ट सेंचुरी एडी में आते हैं तो हम देखते हैं कि भरतपुर के जो वेस्टर्न रीजन है, गुजरात और पार्ट्स ऑफ राजस्थान, यहाँ पे वेस्टर्न क्षत्रप्स का रूल है, और वेस्टर्न क्षत्रप्स के साथ इनकी जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है। और थर्ड सेंचुरी एडी तक ये अपना जो टेरिटरी है ये पुश करते हैं साउथवर्ड्स, सेंट्रल इंडिया का जो पूरा का पूरा रीजन है ये कॉन्कर कर लेते हैं। फोर्थ सेंचुरी एडी में हमको पता है कि भाई समुद्रगुप्त अपना राइज हो रहा है समुद्रगुप्त का, तो समुद्रगुप्त अपनी प्रयाग प्रशस्ति में मालवों को मेंशन करते हैं कि मालव मैंने ट्रिब्यूटरीज बना दिए थे। Okay. और ये जो थे ये अब इनका सेंट्रल इंडिया जो रीजन है वहाँ पे आ गए हैं। अब हिस्टोरियंस के हिसाब से इसी पीरियड में, चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में, जो बाद में चल के ये मालवों का कोर बनेगा वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, जो कि आज का मालवा रीजन है। मालवा रीजन ही मालवों के नाम से पड़ा है। तो ये पंजाब के एक तरीके से वो मालव रीजन से आके ये मालवा रीजन कनेक्टेड है। हाँ, ये वाला तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो मालव जो ये लोग थे जब ये यहाँ पे आए, उसी के कारण से जो आज का मालवा रीजन है यहाँ सेंट्रल इंडिया का, उसके नाम से पड़ा। अच्छा। तो अब क्या है कि चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि चंद्रगुप्त सेकंड की जो सबसे मेजर कैंपेन थी वो थी शकों के खिलाफ। तो जो वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया का रीजन है वो मालवों को गवर्न करने के लिए चंद्रगुप्त ने दिया। और लगभग 417 एडी के अराउंड हमें एक मेजर इंस्क्रिप्शन मिलती है जिसमें हम पहली बार नाम देखते हैं औलिकरा का आता है। और औलिकरा का कनेक्शन मालवों से है इसी रीजन में, लेकिन अभी वो जो वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे नहीं है, वो हैं भोपाल के आसपास। लेकिन जो वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया है वो इनके अंडर आता है। और वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में जो औलिकरा है, बाद में चल के उनका जो कोर जो सिटी होगी वो होगी मंडसौर की। पुराने समय में उसे दशापुर कहते थे। अब हम देखते हैं कि 436 एडी तक ये जो नरवर्मन है, जो अपने आप को औलिकरा कह रहा है, उसी की लाइन में जो लास्ट रूलर है वो है बंधुवर्मन।
बंधु वर्मन अपने आप को औलिकरा कहता है और उसका जो सेंटर है वो है ये दशपुर का इलाका, मंडसौर बेसिकली उज्जैन से वेस्ट में और राजस्थान बॉर्डर के पास में है। तो वहाँ पे मंडसौर में बंधु वर्मन की अथॉरिटी है। वहाँ पे कोई कैपिटल बनाने का क्या औचित्य रहा होगा? सेंट्रल, ये जो मंडसौर का रीजन है ये आपका गेटवे है वेस्टर्न इंडिया का। बट जैसे जो हिस्टोरिकल उनसे पहले जो प्रिसीडिंग जो ग्रेट सिटी और सेंटर माना जाता था इवन ट्रेड का, वो विदिशा था। हाँ, तो उन्होंने विदिशा में गुप्ता अथॉरिटी थी ना, तो और वो उन्होंने मान ली थी हाँ। कि ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उन्होंने अपना थोड़ा सा नीचे कर जैसे लिया। गुप्तास का जो मेजर कंट्रोल, मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी वेस्टर्न इंडिया में विदिशा के थ्रू वो करते थे, बिल्कुल, तो उनके अंडर जो फ्यूडेटरीज है उन्होंने बगल में एक अपनी समझ गए, वो किंगडम बना दी। अब क्या है कि जो बंधु वर्मन का पीरियड है 437 एडी के अराउंड, इसके बाद हमको औलिकरा के बारे में हम नहीं जानते। उसके बाद जो अगली इंस्क्रिप्शन आएगी औलिकरा की वो होगी लगभग 415 एडी में। तो 436 से लेके 415 एडी के बीच में क्या हुआ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो होता क्या है कि जैसे हमने इससे पहले मेंशन करा कि स्कंदगुप्त सिविल वॉर लड़ता है। अब स्कंदगुप्त जब सिविल वॉर लड़ता है तो जो सिविल वॉर का स्कंदगुप्त के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ रहा था वो था घटोत्कच गुप्त। कुमार गुप्त जो स्कंदगुप्त का बाप था उसका भाई था। तो स्कंदगुप्त अपने चाचा के खिलाफ सिविल वॉर लड़ता है और जो ये घटोत्कच गुप्त है स्कंदगुप्त का चाचा, उसका जो बेस है वो है पूरा सेंट्रल इंडिया। तो हिस्टोरियंस के हिसाब से ये जो औलिकरा थे इन्होंने मदद करी होगी घटोत्कच गुप्त की। अब घटोत्कच गुप्त जब वापस आता है, मतलब घटोत्कच गुप्त जब हारता है तो स्कंदगुप्त अपनी जो गुस्सा है वो औलिकरस पे भी निकालेगा। उनको मतलब ये इस टेरिटरी का रूल तो दे नहीं देगा क्योंकि एक थ्रेट तो पोस्ट करेंगे ही। तो स्कंदगुप्त क्या करता है, वो एक अलग व्यक्ति को इस पूरे सेंट्रल इंडिया की अथॉरिटी देता है जिसका नाम है प्रभाकर। वो हम इसलिए जानते हैं क्योंकि जो मंडसौर का रीजन है वहाँ पे हमको एक इंस्क्रिप्शन मिलती है जिसमें एक व्यक्ति है दत्तदेव। ये दत्तदेव अपने आप को बोल रहा है कि मैं आर्मी कमांडर हूँ प्रभाकर का, जिनको और ये पूरा का पूरा जो पीरियड है वो स्कंदगुप्त इस समय राज्य कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली आप जब ये इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना तो इस इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त का मेंशन है। चंद्रगुप्त के बाद मेंशन है गोविंद गुप्त का। अब आपको अगर मतलब जैसे जिनको गुप्ता हिस्ट्री पता है तो उनको पता है भाई चंद्रगुप्त सेकंड के बाद तो सीधे कुमार गुप्त आता है। ये गोविंद गुप्त कौन है? तो हमने जब गुप्ता हिस्ट्री करी थी तो हमने देखा था कि कुमार गुप्त और गोविंद गुप्त के बीच में भी सिविल वॉर हुई थी। तो ये दत्तदेव जो है ये बोल रहा है कि भाई चंद्रगुप्त सेकंड बहुत अच्छे रूलर थे, उसके बाद गोविंद गुप्त आए, कुमार गुप्त को बीच में गायब कर दिया, फिर सीधे आए हैं स्कंदगुप्त। तो स्कॉलर्स का ये कहना है ना कि ये जो दत्तदेव है ये बेसिकली जो राइवल ग्रुप्स थे औलिकरा के मतलब अगेंस्ट में। तो जब स्कंदगुप्त आता है या कुमार गुप्त के पीरियड तक इनको दबा के रख रखा था और जैसे सिविल वॉर होती है स्कंदगुप्त और घटोत्कच गुप्त में, तो जब स्कंदगुप्त आता है तो ये राइवल जो फैमिली है ये इनको ऊपर कर देते हैं और औलिकरा को नीचे कर देते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो प्रभाकर है ये यहाँ का नहीं था, इतना हम जानते हैं क्योंकि और ये इसके खिलाफ मतलब इसके साथ हमको कोई इसका फैमिली नेम वगैरह कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक हिस्टोरियन है हांस बेकर, उनका ये मानना है, उनका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि ये जो प्रभाकर था ना ये एक हुण था। अच्छा, हाँ, और हुण कहने का कारण उनका ये है कि कुछ हमको एक सील मिली है जिसमें प्रभाकर नाम आता है और उसका जो पूरा डिज़ाइन है वो आल्कन आइकोनोग्राफी से सिमिलर मिलता है। तो उनका ये कहना है कि जब स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया तो कुछ जो क्योंकि भाई अपने आप में बहुत अच्छे वॉरियर्स तो थे हुण, तो उन्होंने अपने साथ मिला लिया होगा। और जब ये स्कंदगुप्त जीतने के बाद इन्होंने अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करी तो इन्होंने एक वेस्टर्न इंडिया का जो रीजन है ये दे दिया प्रभाकर को कि भाई तुम गवर्न करो मेरे खिलाफ। और ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि अशोक ने गुजरात का जो रीजन था वहाँ पे एक यवन गवर्नर था अशोक का।
तो ये बहुत मतलब कॉमन प्रैक्टिस थी, सब करते थे, उससे पहले भी लोगों ने करा था। तो जब प्रभाकर ने ये जो रीजन है ये दे दिया स्कंदगुप्त, मतलब स्कंदगुप्त ने प्रभाकर को दे दिया। अब ये प्रभाकर के बाद, स्कंदगुप्त के बाद इस रीजन में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। ये जो 484 एडी की बुद्धगुप्त वाली इंस्क्रिप्शन थी जिसमें धन्य विष्णु और मातृ विष्णु का मेंशन आया है, तो उससे देखने से ये लगता है कि भाई स्कंदगुप्त के बाद ये प्रभाकर वगैरह को भगा दिया गया था, या फिर थे तो उतने पावरफुल नहीं थे। और ये जो हांस पेकर है उनका ये कहना है कि जो तोरमाण था ये पहले साल में एरण कॉन्कर करता है और तीसरे साल में अपने राज्य के वेस्टर्न इंडिया तक पहुंच जाता है। उसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि ये जो प्रभाकर जो कि खुण था ये, और साथ में अपने जब प्रभाकर आया होगा साथ में अपना कंटिंजेंट भी लेके आया होगा तो वो भी हुण होंगे। तो जब ये तोरमाण आया ना तो ये जो प्रभाकर या उसके साथ के जो लोग थे वो तोरमाण के साथ मिल गए, और इसी के कारण इतनी जल्दी इन्होंने वेस्टर्न इंडिया का इतना बड़ा रेंज, पूरा इलाका कॉन्कर कर लिया। अब बात आई औलिकरा की, तो हम औलिकरा में देखते हैं कि 436 एडी में आखिरी बार आया मेंशन इनका, ठीक है। और उसके बाद अब सीधे मेंशन आ रहा है 515 एडी में। 515 एडी की जो इंस्क्रिप्शन है उसका नाम है रिष्ठल इंस्क्रिप्शन। अच्छा, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमको 1983 में मिली थी। उससे पहले हिस्टोरियंस को लगता था कि एक हुण रूलर था जिसको इंडियन पावर्स ने हराया था, जिसका नाम था मिहिर कुला। तोरमाण को एक इंडियन पावर ने हराया था, इसके बारे में हम नहीं जानते थे। रिष्टल इंस्क्रिप्शन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि उसमें हमको बताया गया है कि एक औलिकरा राजा है जिसका नाम है प्रकाश धर्मन। उसने जो तोरमाण है उसको हराया और उसके जो हरम की रानियां थीं उनको भगवान शिव को समर्पित किया। हरम के लिए अंतपुरप का शब्द आता है, लेकिन अंतपुर यहाँ पे नहीं, एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया है, अवरोधन करके इस्तेमाल किया गया है शब्द। बेसिकली हरम का मतलब होता है इसमें। तो ये डिफीट, तोरमाण की डिफीट हमको यहाँ से मेंशन मिल गया। अब इंटरेस्टिंगली आप पूछ सकते हैं कि भाई जो अर्ली औलिकरस थे और इनका कोई रिलेशन है कि नहीं है, तो उसमें हमको देखने को मिलता है कि ये कोई दूसरी औलिकरा फैमिली थी, क्योंकि इसमें जो अपने एंसेस्टर्स का ये नाम देता है प्रकाश धर्मन, वो नरवर्मन और उसके बाद के जो रूलर आए थे उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे रीजन में, वेस्टर्न इंडिया मंडसौर का जो रीजन है, वहाँ पे कई सारी औलिकरा फैमिली थी। और वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो औलिकरा का रिलेशन है वो मालवों से, मालवों की कन्फेडरेसी थी, कोई एक ऐसा राजवंश नहीं था जो रूल करता आ रहा है। तो कन्फेडरेसी में मल्टीपल फैमिलीज हैं जो रूल कर रही हैं, और औलिकरास में भी हम यही देखने को मिल रहा है हमको। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो इंटरनेट की जो थ्योरी है और जो क्लेम करते हैं जो जाट हैं वो कहते हैं कि ओलिकर का मतलब है ओलक जाट, तो उस गोत्र से जोड़ते हैं। और आपने का जो अभी तक मतलब हम मानते थे कि ये तो इंटरनेट थ्योरी है, मतलब इंटेलिजेंट थ्योरी भी पता नहीं है या नहीं, बट अगर आप इसको देखो कि जो पंजाब से आना और पंजाब से कनेक्शन मालवा का, मालव का, तो ये तो मतलब इन्होंने दिमाग लगा के ये थ्योरी बनाई है ओलक वाली। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है अगर वैसे उस बट इसका मतलब क्या, कहीं पे भी कुछ कहाँ से आई है, मतलब ये थ्योरी क्या बेसिस है? नहीं, उसमें एक कोई सोर्स का मेंशन करते हैं, लेकिन मैंने अभी उतनी मतलब इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर रिसर्च करी नहीं है। लेकिन जितने भी स्कॉलर्स को मैंने पढ़ा है वो रिलेशन मतलब जाटों का और औलिकरस के बीच कोई मेंशन नहीं करते। तो मैंने मतलब अपनी पर्सनल रिसर्च नहीं करी है, तो मैं अपने ये क्या मतलब किसी हिस्टोरियन ने इसको कनेक्ट किया है या? नहीं, किसी हिस्टोरियन, जितने मैंने मतलब जो हनिक इन्वेजन ऑफ इंडिया या जो हनिक रूल इंडिया पे था उससे रिलेटेड जितने हिस्टोरियंस ने काम किया है, तो मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ उन्होंने तो मेंशन नहीं करा। और आज का जो ये वाला जो रीजन है, मंडसौर वाला जो रीजन जहाँ पे ओलिकर्स का मतलब प्रभाव था क्षेत्र में, तो क्या वहाँ पे मतलब ओलक फैमिलीज हैं क्या? तो ये भी पता नहीं मेरा। अच्छा, हाँ, तो उसमें मतलब इस इशू पे मैंने कोई रिसर्च इतनी करी नहीं है, तो मेरा कहना मुश्किल हो। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीजें होती है उस पर रिसर्च मत किया करो। नहीं, तो मेरी गलती नहीं है, साथ में इसी पे सबसे ज्यादा व्यूज आने वाले थे। और भी हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने भी नहीं करी इस पे। अच्छा, जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि तोरमाण की जो डिफीट है वो कैसे होती है, और उसके बाद भारत का नक्शा क्या होता है, वहाँ पे कौन राज करता है, और ये डिफीट
किसके हाथों हुई तोरमाण की? तो जैसे हमने बात करी, रिष्ठल इंस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है कि प्रकाश धर्मन ने तोरमाण को हराया। उसमें तोरमाण का नाम आता है और तोरमाण को बोला गया है हुणदीप। हुणदीप मतलब हुणों का राजा। तो प्रकाश धर्मन ने तोरमाण को हराया और जो सेंट्रल इंडिया का रीजन था, यहाँ से जो हंस हैं वो बाहर निकलते हैं। अवलीकरा का पूरा ये वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया स्पेशली उनके अंडर में आ जाता है। और एक 8th सेंचुरी का बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है मंजूश्री मूलकल्प। मंजूश्री मूलकल्प में हमको ये बताया गया है कि तोरमाण की मृत्यु वाराणसी में होती है। अब ये सही है नहीं है ये कहना मुश्किल है, बट लेकिन ये बहुत लंबा गैप है ना, मतलब इसमें। हाँ, नहीं अभी तो और मतलब आएंगे हम सोर्सेज जो और भी ज़्यादा लंबे हैं। तो एंशिएंट इंडिया में तो यही कि भाई बात हो रही है 3rd सेंचुरी BC की और सोर्स है हमारे पास 6th सेंचुरी AD का। हाँ। तो जो सोर्स है उससे रिलेटेड बता सकते हैं। तो मंजूश्री मूलकल्प में ये आया है कि वो वाराणसी में मरा था नहीं था, लेकिन इतना तो हमको क्लियर है कि भाई वाराणसी का जो इलाका था वो हंस के अंडर था, ये लगभग क्लियर है। अब जब तोरमाण की मृत्यु होती है तो तोरमाण की मृत्यु के बाद जो ये आज का आप कह सकते हो कि लगभग उत्तर प्रदेश का रीजन, यहाँ पे भी एक नई पावर उभरती है जिनका नाम है मऊखरीज। मऊखरीज का हमको अर्ली एविडेंस ये मिलता है कि जो आज का बघेलखंड का रीजन है वहाँ पे ये फ्यूडेटरीज थे गुप्ता एम्पायर के। और जब तोरमाण आता है और गुप्ता अथॉरिटी को मतलब डिस्ट्रॉय करता है ये गंजेटिक प्लेन्स में ईस्ट ऑफ वाराणसी, तब ये मेरे हिसाब से जब ये डिफीट हुई होगी प्रकाश धर्मन के हाथों अवली ये तोरमाण की, तब इसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने क्या करा, जो ये मऊखरीज थे इन्होंने अपना बेस शिफ्ट करा नॉर्थ में। आज का जो पूरा उत्तर प्रदेश है वहाँ के इलाके में ये अपने आप को शिफ्ट कर दिया इन्होंने। तो ये पूरा हमको एक ले ऑफ द लैंड मिल रहा है कि 515 AD के आसपास तोरमाण की मृत्यु हो चुकी है। आज का जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे मऊखरीज हैं। वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया और लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में अवलीकरा हैं। जो गुप्ता हैं उनका जो रूल है वो मगध और ईस्ट में बंगाल में है। और जो हुण हैं वो बेसिकली अवलीकरा और जो मऊखरीज हैं उनके बीच में एक छोटा सा कॉरिडोर बन रहा है सेंट्रल इंडिया में। वहाँ से लेके पूरा नॉर्थ आपका पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, वेस्टर्न पंजाब, अफगानिस्तान इस पूरे रीजन में है। अब हमको ये पता है कि तोरमाण के बाद तोरमाण का बेटा मिहिर कुल बनता है रूलर। अब मिहिर कुल के जब हम कॉइन्स देखते हैं तो उससे हमको ये पता लगता है कि मिहिर कुल की जो अथॉरिटी थी वो उस सेंस में उतनी वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं थी जितने उसके पिताजी तोरमाण की थी। और जैसे हमको ये पता है कि तोरमाण के अर्ली जो कैरियर था उसमें तोरमाण एक इम्पॉर्टेंट रूलर था जो बाकी 3 और जो हुण रूलर थे उनमें से धीरे धीरे वो अपने आप को एक सोल रूलर बना लेता है, मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ हिज विक्ट्रीज। लेकिन मिहिर कुल के साथ ऐसा नहीं था। वो आप कह सकते हो कि एक फर्स्ट अमंग द इक्वल्स वाला हिसाब था उसके सेंस में। तो मिहिर कुल 1515 AD के बाद अब नया रूलर बनता है हुणों का। अब इसी पीरियड में हमारे पास 520 AD के आसपास एक चाइनीज सोर्स है, एक चाइनीज ट्रेवल था सोंग यून नाम का। वो आया था मिहिर कुल के पास, मिला भी था उससे। हाँ, मिला भी था। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रेफरेंस है कि वो पहली बार आता है मिहिर कुल से मिलता है तो उसको ये उम्मीद होती है कि पहली बार देखेगा भाई कि एक चाइनीज़ एम्बेसडर आए तो खड़ा होगा, उसको रिस्पेक्ट देगा। तो वो रिस्पेक्ट देता नहीं है, बैठा रहता है। तो वो बड़ा दुखी होता है, तो बोलता है मिहिर कुल को कि आप खड़े नहीं हुए, ये कैसी बात है। तो वो बोलता है कि भाई अगर तुम्हारा जो राजा है जिसने तुम्हें भेजा है वो आता मेरे से मिलने तो मैं खड़ा होता, तुम्हारे लिए क्यों खड़ा हूँ मैं। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंगली हमें क्या मिलती है, जब ये मिहिर कुल को मिलता है तो मिहिर कुल झेलम के पास होता है, झेलम नदी के पास। तो अपनी जो मतलब जो जहाँ पे एक्शन हो रहा है सेंट्रल इंडिया में वहाँ से काफ़ी दूर है। और हमें इतना पता है कि जो ये तोरमाण का भी बेस जो था ना वो झेलम, और बेसिकली कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से जो आज का अखनूर है जम्मू में वो था तोरमाण का बेस। और वो मिहिर कुल का भी लगभग आसपास का यही रीजन था बेस। तो यहाँ पे वो सोंगयून के हिसाब से अपनी आर्मी के साथ था। और उसके पास गांधार का रीजन, वेस्टर्न इंडिया का जो पूरा रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का, वो उसके अंडर में था।
और सोंगयुन इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ बताता है कि ये जो आज का मिहिर कुल है ये येडाज द्वारा एस्टेब्लिश की गई है इसकी अथॉरिटी। जो येडा हैं, येडा बेसिकली चाइनीज सोर्सेज में जो हेप्थलाइट्स थे उनके लिए यूज़ किया जाता था। ओके, हुनों के वाइट हंस जिनको बाइजेंटियन सोर्सेज में बोला गया है। तो उससे कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि जो ये तोरमाण का राइज था वो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर्स जो था वो जो हेप्थलाइट सपोर्ट था जो इनको आल्कन्स को मिला वो था। और ये कहना मुश्किल है कि डायरेक्टली इंस्टॉल्ड किया गया था हेप्थलाइट्स ने आल्कनों को, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मिलिट्री सपोर्ट में भी बेसिकली जो घोड़े और घोड़सवार ये जो थे ये हेप्थलाइट प्रोवाइड करते थे मिहिर कुल को या और उससे पहले तोरमाण को। अब मिहिर कुल से रिलेटेड हमको इंटरेस्टिंगली एक इंस्क्रिप्शन मिलती है ग्वालियर से। ग्वालियर जो है वो जो कॉरिडोर है औलिकरा और मौखरी किंगडम के बीच में वो उस वहाँ पे सिचुएटेड है। और मिहिर ये जो ग्वालियर का रीजन है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एक मेजर चंक जो हुण आर्मी का था वो यहाँ पे था। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमको ये बेसिकली बोलती है कि मिहिर कुल के राज्य के 15 साल हो गए हैं। तो लगभग आप कह सकते हो कि 530 एडी के आसपास का समय है। और यहाँ ये इंस्क्रिप्शन एक सूर्य मंदिर है उसके बारे में बताती है हमको कि ग्वालियर फोर्ट के अंदर एक सूर्य मंदिर है और यहाँ पे ये हुणों का कंटिंजेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्वालियर रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था हुणों के लिए। और ग्वालियर एक मतलब वो ऐसा रीजन है कि जो बाद तक हमेशा इंपॉर्टेंट रहा गया, एक तरह से गेटवे था सेंट्रल इंडिया का। तो उन्होंने इस पर कब्जा कर रखा था और उनका मेन एम ये था कि अगर ये दो जो पावर हैं मौखरी और क्या कहते हैं औलिकरा, ये अगर मिल के हमला करना चाहें तो ये ना कर पाए। लेकिन जैसा मिहिर कुल को डर था वैसा ही हुआ। और इसका हमको एविडेंस मिलता है अगेन औलिकरा रूलर यशोधर्मन के साथ। तो अब यशोधर्मन की इंस्क्रिप्शन कई सारी हैं जिसमें हमको ये बताया जाता है कि यशोधर्मन ने मिहिर कुल को हराया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यशोधर्मन के जो पिताजी थे उनका नाम प्रकाश धर्मन था, उन्होंने मिहिर कुल के पिताजी को हराया। और फिर यशोधर्मन प्रकाश धर्मन का बेटा यशोधर्मन तोरमाण के बेटे मिहिर कुल को हरा रहा है फिर से। तो दोनों जनरेशन हरा रही हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रकाश धर्मन की जो यशोधर्मन की जो इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमें पता चलता है कि मिहिर कुल को हराया गया वो भी 532 एडी के आसपास है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 530 की ग्वालियर की इंस्क्रिप्शन है मिहिर कुल 2 साल बाद तक यहाँ से इनको भगा दिया गया था। अब आप जब वो इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे उसमें इंटरेस्टिंगली क्या है ना, उसमें वो मेंशन करता है प्रकाश धर्मन कि जो मैंने हुणों को हराया और साथ साथ हुणों को मैंने हराया और जो ये मिहिर कुल था इसका सर जो किसी के सामने नहीं झुकता था केवल भगवान शिव के अलावा, मैंने इसका सर अपने हाथों से अपने बल से झुकाया। तो एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस है कि जो मिहिर कुल है उसको एक शैव भक्त बताया गया है। लेकिन इस पे काफ़ी डिबेट है क्योंकि कई जो रेफरेंस देते हैं चाइनीज़ ट्रैवलर का एम्बेसडर का तो वो ये है कि वो तो बुद्धिस्टों की प्रताड़ना करता था और मिहिर कुल और मतलब शिव भक्त के बारे में भी नहीं बोला गया है कि शायद शिव भक्त भी नहीं था या था। तो इस तरीके की काफ़ी डिबेट चलती हैं कि उसके पर्सनल क्या थे। कई लोग बोलते हैं वो भगवान में ही विश्वास ही नहीं करता था और हो सकता है कि ये सब जो काम उन्होंने किए कि चाहे शिव भक्त अपने आप को दिखाना या सूर्य मंदिर का जो है वो करना, तो ये सारा इसने क्योंकि मासेस में उसकी जो अपील है वो रहे उनको अपीज़ करने के लिए शायद किया होगा, बट पर्सनली वो बिलीव नहीं करता था। और रेफरेंस जो दिया जाता है वो चाइनीज़ एम्बेसडर का ही दिया जाता है। तो क्या इस टाइप का कुछ है उसमें या क्लियर है कि वो शैव नहीं, ये तो क्लियर है कि शैव भक्ता इस कारण से क्योंकि चाइनीज़ जो सोर्स है वो आप कह सकते हो कि एक हार्डकोर बुद्धिस्ट लिख रहा है और उसकी बेइज्जती भी कर दी है। बेइज्जती भी कर रहा है।
और वो क्या कहता है, जो चाइनीज सोर्स है सोंग यून, वो कहता है मिहिर कुल जो है वो डीमंस को वर्शिप करता है, फॉल्स गॉड्स को वर्शिप करता है, ये बेसिकली लिख रखा है। और अब बौद्ध के हिसाब से फॉल्स गॉड जाहिर सी बात है वो जो हिंदू देवी देवता हैं उनको कहेंगे। और अब इंटरेस्टिंगली क्या है, आप जब मिहिर कुल के सिक्कों को देखोगे तो उसमें पहली बात तो नंदी की एक आकृति बनी हुई है क्लियरली, और साथ साथ क्या लिख रखा है, जयतु वृषः। जयतु वृषः मतलब जो बैल है, बैल की जय हो। जयतु वृषध्वजः मतलब जो बैल का ध्वज है, भगवान शिव की बात हो रही है यहाँ पे, उसकी जय हो। साथ में त्रिशूल वो बना हुआ है इसके सिक्कों में। और दूसरी बात है ना कि जो लोग कह रहे हैं कि एक तरह से एक प्रोपेगेंडा था मिहिर कुल का अपने आप को शैव दिखाने का, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चलो मिहिर कुल अपने आप को तो शैव बोलेगा तो हम मान सकते हैं कि वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो ग्वालियर की जो इंस्क्रिप्शन है उसमें मिहिर कुल अपने आप को बोलता है कि मैं एक ऐसा राजा हूँ जिसका राज्य मतलब कई किंगडम्स में है, और मेरा जो सर है वो भगवान शिव के अलावा कहीं नहीं और किसी के लिए खुद नहीं ही कह रहे हैं। मिहिर कुल खुद कह रहा है। अब मिहिर कुल का जो दुश्मन है यशोधर्मन, जिसने मिहिर कुल को हराया है, वो भी मिहिर कुल के लिए सेम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। तो ही वाज नॉट जस्ट अ शिव भक्त, ही वाज अ पॉपुलर शिव भक्त, पॉपुलर शिव भक्त उस सेंस में। और जो जहां तक बात आती है बुद्धिस्ट का परसिक्यूशन की, तो उसमें कई लोगों का कहना है कि जो ये हंस थे, ये इन्होंने बुद्धिस्ट का परसिक्यूशन करा, लेकिन मेरे हिसाब से जो एविडेंस है वो ऐसा नहीं कहते। अब यदि बात हम तोरमाण की करें तो तोरमाण की जो अर्ली इंस्क्रिप्शन जहाँ पे तोरमाण का नाम आता है वो हमको पाकिस्तानी पंजाब से मिलते हैं। 2 इंस्क्रिप्शन है खासकर, एक कॉपर स्क्रोल है और एक है स्तूप का कंस्ट्रक्शन की इंस्क्रिप्शन है। दोनों में बेसिकली बुद्धिस्ट एक स्ट्रक्चर है, रिलीजियस स्ट्रक्चर, वो बनाया जा रहा है, वह उसमें तोरमाण का मेंशन है। अब भाई तोरमाण यदि इतना बुद्धिस्ट का परसिक्यूशन कर रहा होता तो वो कहाँ बनाने देता। बट ये तो लॉजिक अगर फिर औरंगजेब पे भी लगता है ना कि उसने भी ग्रांट्स दी थी कुछ मंदिरों को, लेकिन वी नो कि औरंगजेब असल में क्या था। नहीं, अब औरंगजेब के सिक्कों में हमको हिंदू देवी देवताओं को मेंशन नहीं मिलता, लेकिन आप अगर जो तोरमाण के सिक्के हैं, तोरमाण के सिक्कों में आप देखोगे तो 2 पैर बने गए हैं। तो स्कॉलर्स उनका यह मानना है कि ये जो पैर है बुद्ध पाद हैं, भगवान बुद्ध के पैर हैं। ओके। और दूसरा क्या है कि फिर बाकी सारी और चीज़ें भी देखते हैं, जैसे कि हम कुछ इस जो ये मानते हैं कि हंस ने परसिक्यूशन करा था, उनका ये कहना है कि आप सेंट्रल इंडिया में जो हंस के अंडर आया थे पूरा का पूरी टेरिटरी, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है वो रूइंस में पड़ी थी। तो उसमें जो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है कि ये जो रूइंस में पड़ी थी ये बेसिकली रिजल्ट था ससेनियड रिलीजियस पॉलिसी का। वो पेट्रनाइज नहीं करते थे बौद्धों को, और ये जो हंस थे, हंस बहुत खिलाफ भी नहीं थे और ना ही पेट्रनाइज भी करते, बस एक ल्यूक वॉर्म एटीट्यूड था। लोगों का कहना है कि तोरमाण ने तक्षशिला को डिस्ट्रॉय करा था, तो उसमें मैंने रिसर्च करी थी काफ़ी। तो जॉन मार्शल एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी मतलब अपने जो रिपोर्ट तैयार करी थी तक्षशिला के लिए, तक्षशिला के टॉपिक पे, तो वो मेंशन करते हैं कि हुणों के पीरियड में तक्षशिला का डिवास्टेशन हुआ था, लेकिन वो कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं करते कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं वो ही स्पेशली टारगेट किए गए थे। ये हमको सिमिलर केस मिलता है कौशाम्बी के कारण में। कौशाम्बी का जो डिस्ट्रक्शन हुआ तो ऐसा नहीं हुआ था कि स्पेशली रिलीजियस जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पूरी सिटी डिस्ट्रॉय करी गई थी, सेम विथ तक्षशिला। और आपके साथ हमको ये 2 इंस्क्रिप्शन मिल रही है तोरमाण की, और साथ साथ इस बुद्धपाद भी है। फिर उसके बाद आप चले आइए ये मातृ विष्णु और धन्य विष्णु वाली जो इंस्क्रिप्शन थी, जिसमें महाराजा धीराज तोरमाण का पहला काल है, मतलब राज्य का पहला साल है। उसमें जो स्ट्रक्चर है वो भगवान वराह का स्ट्रक्चर है, एक वैष्णव स्ट्रक्चर है, तो उसको भी ऑथोराइज कर रहे हैं तोरमाण। तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि जो ये तोरमाण थे, इनका एक बेसिक था कि भाई हम किसी उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा पेट्रनाइज करेंगे। और यदि हम कीदरों की बात करें जो तोरमाण से पहले थे, उनके केस में हमको क्लियरली मिलता है कि वो एक मतलब ईरानियन रिलीजन को पूरा फॉलो करते हैं। और वो क्योंकि उनके आप सिक्के यदि देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक फायर आल्टर है बीच में, और 2 लोग हैं वो एक तरफ हैं फायर आल्टर के।
और साथ में एक औरदोक्षो देवी हैं, ईरानियन देवी, जिसको आप कह सकते हैं कि भगवान लक्ष्मी जैसा वो है, गॉडेस ऑफ वेल्थ बेसिकली, उसका डिपिक्शन है। अब ये डिपिक्शन जो कीदरा कर रहे हैं ना, तो उसका कारण एक बड़ा ये है कि कीदर जो थे वो बहुत उन्होंने कुषाणों से लिया था। अपना जो ड्रेसिंग स्टाइल था, वो जो टाइटल्स थे, वो इसीलिए कुछ सोर्स में उनको लिटिल यूची बोला गया है, बेसिकली लिटिल कुशानस। तो कीदरा जो थे वो एक कुशान रिलीजन अडॉप्ट कर रहे हैं, या ईरानियन रिलीजन बेसिकली अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तोरमाण तक आते आते हम देख रहे हैं कि पूरा हिंदुआइजेशन हो चुका है। हाँ, पूरा नहीं, एक लेवल तोरमाण तक तो हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक हो गया, क्योंकि तोरमाण का जो सिक्का है जिसमें बुद्धपाद हमको देखने को मिलते हैं, उसका जो दूसरा साइड है उसमें आपको यही फायर आल्टर मिलेगा, और एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति खड़ा है। लेकिन जब हम आते हैं मिहिर कुल की पीरियड में, तो मिहिर कुल तो फुल ऑन जो था शैव था, वो हमको बाकी सारे इस एविडेंस से मिल गया है। अब बात वापस हम आते हैं कि यशोधर्मन की विक्ट्री पे। अब यशोधर्मन जो है ना, वो इंटरेस्टिंगली 2 सेट ऑफ इंस्क्रिप्शंस हैं। एक है सोंधनी पिलर इंस्क्रिप्शन, 2 पिलर हैं, उस पे सेम इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब की गई है। फिर एक है मंडसौर स्टोन इंस्क्रिप्शन। मंडसौर की जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है उसमें हुणों का वर्णन नहीं आता, उसमें मेंशन आता है कि मैंने नॉर्दर्न किंग्स को अपनी फोर्स के कारण सबमिट करने के लिए मजबूर करा, और जो ईस्टर्न किंग्स थे उनको मैंने पीसफुली सबमिट करवाया। तो अब इसमें क्या है कि आपको थोड़ा इसमें यशोधर्मन अपनी तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। किस सेंस में? जब वो इस ईस्टर्न किंग्स की बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली बात कर रहे हैं मौखरियों की। और ये जो बैटल हुई थी मिहिर कुल के खिलाफ, इसमें केवल औलिकरस नहीं थे, साथ थे मौखरीज भी। और मौखरीज का साथ होना यशोधर्मन की जो ये इंस्क्रिप्शन है उससे, मतलब ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, लेकिन एक इंस्क्रिप्शन है लगभग 150 साल बाद हमको मिलती है, वो गया से मिलती है, जिसको कहते हैं अफसाद इंस्क्रिप्शन। वो एक लेटर गुप्ता डायनेस्टी हुई थी जिसका गुप्ता से कोई रिलेशन नहीं है। वो उसका एक रूलर था अवंतीवर्मन, उसकी इंस्क्रिप्शन है। वो अवंतीवर्मन अपने एंसेस्टर्स के बारे में बता रहा है, तो उसमें एक राजा को बताता है कि इस राजा ने मौखरियों को हराया, उन मौखरियों को जिनके जो हाथी थे, जिनके हाथियों ने हुणों के सैनिकों को हराया था। तो 150 साल बाद एक दूसरी डायनेस्टी मौखरियों को रिमेंबर कर रही है, और मौखरियों की एक विक्ट्री को मेंशन कर रही है अगेंस्ट हंस। तो उससे हम कह सकते हैं कि ये जब ये ईस्टर्न किंग्स की बात कर रहे हैं यशोधर्मन, वो बेसिकली मौखरियों की बात कर रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि समय गुप्तास क्या कर रहे थे? तो हुएन सांग, जो कि 7th सेंचुरी में इंडिया में आया था, चाइनीज ट्रेवलर, वो मेंशन करता है कि जो बालादित्य एक गुप्त राजा हुए, उन्होंने मिहिर कुल को हराया था। उन्हें नरसिम्हगुप्त भी कहा जाता है बालादित्य को। अब इसका एविडेंस हमको बाकी किसी सोर्स में नहीं मिलता, कोई और इंस्क्रिप्शन वगैरह में, कि जिसमें हमको मेंशन हो कि नरसिम्हगुप्त ने भी इस अलायंस में मौखरियों और यशोवर्मन का जो अलायंस था औलिकरस का, उसमें साथ दिया हो। केवल हुएनसांग है। बट तो, कुछ हो सकता है, कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक मतलब इन्वॉल्व हो कि उनका एक, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि जो ये औलिकरस थे, औलिकरस ने एक्सप्लिसिटली अपने आप को कभी एक इंडिपेंडेंट पावर के रूप में नहीं देखा गया था। क्योंकि आप अगर यशोवर्मन की इंस्क्रिप्शन देखेंगे ना, तो यशोवर्मन मतलब बहुत ज़्यादा यही जिसमें मेंशन है कि भाई हुणों को मैंने हराया, तो उसमें कहते हैं कि मेरा जो राज्य है वो लोहित्य से लेके वेस्टर्न सी तक है। लोहित्य आपका आसाम हो गया, और वेस्टर्न सी आपका ये जो अरेबियन सी है वो थोड़ी ज़्यादा हो गया है। और ऊपर हिमालय से लेके नीचे महेंद्र पर्वतों तक। महेंद्र कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से ईस्टर्न घाट्स, कुछ के हिसाब से वेस्टर्न घाट्स, तो लगभग पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सब कुछ इन्होंने कॉन्कर कर दिया था। और इंटरेस्टिंगली एक और मेंशन करते हैं कि जो राज्य गुप्त राजाओं ने नहीं जीते थे, मैंने वो जीत लिए। तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन इसमें लेकिन ये क्लियर है कि एक अलायंस बना था मिहिर कुल के खिलाफ, जिसमें यशोवर्मन, औलिकरा, मौखरी, मोस्ट प्रोबेबली मौखरियों के जो रूलर थे उनका नाम था ईशान वर्मन, और हो सकता है ये जो गुप्त थे नरसिम्हगुप्त, इन तीनों ने अगेंस्ट
मिहिरकुला लड़ाई लड़ी और 532 एडी के आसपास मिहिरकुला को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा और उनकी जो अथॉरिटी है वो अब अपना जो कोर रीजन था वेस्टर्न पंजाब जम्मू कश्मीर का रीजन यहाँ पे वो पहुँच गए हैं। हाँ, इसलिए एक रीज़न ये भी तो हो सकता है ना कि मेंशन नहीं है गुप्ता किंग्स का और उनके एम्पायर का, क्योंकि उस टाइम तक उनका इन्फ्लुएंस इतना नहीं था कि दे मेरिट अ मेंशन इवन इफ दे वर इन्वॉल्व्ड, कितने खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो आपने बात की इंटरेस्टिंग इसलिए भी हमको देखने को मिलती है क्योंकि जैसे आपने जब गोपराज की हम बात कर रहे थे 510 एडी की, जिसमें मेंशन आता है कि भाई एक इन्होंने विद्रोह किया था तोरमान के खिलाफ लेकिन वो फेल हो गया था, उसमें जो डेटिंग थी वो गुप्ता एरा से थी। लेकिन जब आप ये यशोवर्मन की डेटिंग देखेंगे ना तो गुप्ता एरा से नहीं करता, वो मालवा एरा से करता है। मालवा एरा लगभग 57 बीसी के विच शोज की मतलब उनका कोई अब उतना बचा नहीं है। हाँ, गुप्ता अथॉरिटी लगभग खत्म हो चुकी है। हाँ। क्योंकि वो हमको देखने को इसलिए मिलती है ना कि जब ह्वेनसांग बालादित्य की बात करते हैं, गुप्ता रूलर बालादित्य की, तो वो उनको बोलते हैं कि ये मगध के रूलर है और उसके बाद जो बालादित्य के बाद का जो गुप्ता राजा है वो मंजूश्री मूल कल्प में बताया गया है कि वो गौड़ का राजा है। तो मगध थोड़ा और मतलब आपका बिहार और बंगाल दोनों मान लीजिए, और बालादित्य का जो बेटा है उसकी अथॉरिटी गौड़ तक सीमित है पूरी। गौड़ क्या है? आज का बंगाल जो लगभग आप मान लीजिए। अच्छा, विकिपीडिया में एक इंटरेस्टिंगली ये लिखा हुआ है बैटल ऑफ सोंडनी, जबकि ये पिलर होना चाहिए रादर देन बैटल, जो जहाँ पे मिहिरकुल को डिफीट किया गया था। तो ये मतलब ऐसे भाई विकिपीडिया क्या मतलब कैसे लोग एडिट कर रहे हैं इसको? नहीं, विकिपीडिया वैसे तो मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन स्पेशली जो माइनर टॉपिक्स होते हैं ना, स्पेशलाइजेशन वाले टॉपिक, उसमें हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए। बट वो भी तो कहीं ना कहीं से रेफरेंस ही लिया होगा ना? नहीं, रेफरेंस लिया है, लेकिन अब वो जो रेफरेंस लेने वाला है उसने क्या समझा इसका वो डिपेंड करता है। क्योंकि जो आप सोंधनी पिलर इंस्क्रिप्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें मेंशन आता है मिहिरकुल का क्लियरली, वो रणस्तंभ बोला गया है इंस्क्रिप्शन में, और वो 2 रणस्तंभ हैं। और सोंधनी की आप पहले लोकेशन देख लीजिए। सोंधनी की लोकेशन है मंडसौर से लगभग 3 किलोमीटर साउथ ईस्ट। तो मंडसौर जो कि औलिकर अथॉरिटी का सेंटर था, आप कह सकते हो कि भाई मुगल के लिए जो आगरा या दिल्ली, आगरा मान लीजिए, और अकबर के पीरियड में, तो वैसे ही औलिकरस के लिए मंडसौर या दशपुर था। दशपुर के 3 किलोमीटर बाहर एक रणस्तंभ बना, मतलब रणस्तंभ वो इंस्क्राइब कर रहे हैं जिसमें कि वो अपनी विक्ट्रीज के बारे में बता रहे हैं। और विक्ट्रीज के बारे में जो पूरा आप डिस्क्रिप्शन है आप वो पढ़ोगे ना, तो उसमें मेंशन कर रहा है कि जो यशोवर्मन की आर्मी है वो विंध्य पर्वत क्रॉस कर रही है, उसके बाद फिर जो ये रूलर्स हैं इनको हराया जा रहा है। तो उसमें कहीं मेंशन नहीं आता कि इसी जगह पे हमने लड़ाई लड़ी थी। तो उसका एक और मतलब मैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ कि चित्तौड़ का जो फोर्ट है वहाँ पे विजय स्तंभ है, राणा कुंभा ने 1448 में बनाया था। उन्होंने एक मुस्लिम कमांडर था महमूद खिलजी, मालवा की सल्तनत का, उसको हरा के उसकी विजय के उपरांत इस स्ट्रक्चर को बनाया था। जो फाइट हुई है वो हुई है मध्य प्रदेश में राणा कुंभा की, और वो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया चित्तौड़ में। तो उसी तरह से हमको सोंधनी का जो ये पिलर इंस्क्रिप्शन है वो समझना चाहिए। और वैसे भी सोंधनी में कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब वो भी भाई उसका मतलब है कि मिहिरकुल मतलब यहाँ पे औलिकार्स के साथ लड़ने आया है। हाँ, लड़ने आया है, और उनकी कैपिटल में, मतलब कैपिटल के आपको तो वो 5 साल पहले यशोधर्मन के जो पिताजी हैं प्रकाश धर्मन, उन्होंने हरा चुके हैं। हाँ। वो तोरमा मिहिरकुल के बेटे को। और जब अलायंस है ओलिकार्स का और मौखरीज का, तो वो तो स्क्वीज आउट कर रहे हैं ना उसको यहाँ से। और साथ साथ आप जो पूरा जो सिर्फ ये मत देखिए कि सोंधनी पिलर इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे मेंशन आया है कि मिहिरकुल को हराया गया, आप पूरा जो इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे उसमें लिख रखा है भाई क्लियरली कि विंध्य पर्वत को हमने क्रॉस करके उनकी एक आर्मी क्रॉस करी। तो आपको अगर सोंधनी पे हमला करना है तो आप नीचे आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो उस सेंस में तो, और इंटरेस्टिंगली क्या है कि अब लोगों ने ये विकिपीडिया की एंट्री पढ़ी, अब इसमें कुछ पेपर्स में आर्टिकल्स डाल दिए हैं कि सोंधनी में ये यशोधर्मन ने हराया। गजब। हाँ, और फिर आप अगर
यूट्यूब खोलेंगे और लिखेंगे कि बैटल ऑफ सोंधनी, नहीं, मैंने ट्विटर पे भी देखा है ये लोग यूज करते हाँ, कि सोंधनी में बैटल हुई है, लड़ाई। तो आप एक थॉरो रिसर्च अगर आप करेंगे तो उसमें क्लियरली, याद जैसा आपने बताया, उसमें क्लियरली मेंशन है कि भाई सोंधनी जो था वो एक, आप कह सकते हो कि यशोधर्मन ने अपनी जो विक्ट्रीज थी उसको दर्शाने के लिए अपने जो कैपिटल है उसके पास एक जगह चुनी और वहाँ पे उसने ये रणस्तंभ बनाए। और रणस्तंभ में मेंशन है पूरा का पूरा कि कैसे उसने इन राजाओं को हराया। ये मिहिर कुल के बाद, और ये पूरा जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे क्या घट रहा है, उसके बाद क्या होता है मिहिर कुल की हार के बाद? तो मिहिर कुल की जो हार होती है उससे हमको सबसे पहला जो आउटकम तो ये होता है कि जो हुण हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं वेस्टर्न पंजाब और कश्मीर का रीजन। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा आउटकम होता है कि जो गुप्ता अथॉरिटी थी, जो कि लगभग 450-460 एडी में गुजरात से लेके बंगाल तक और ऊपर पंजाब तक, यहाँ और नर्मदा के लगभग बेसिकली नॉर्थ में, इतना बड़े इलाके में एक सेंट्रल अथॉरिटी थी, वो अब गायब हो चुकी है। इसकी जगह पे छोटी छोटी किंगडम्स आ गई हैं। आपकी वेस्टर्न ये सेंट्रल इंडिया में दशापुर जो सेंटर है जिनका, वो है अवलिकारस। मौखरी जो है वो आज का उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे आ गए हैं। फिर एक लेटर गुप्ताज हैं, वो मगध में आ गए हैं। और गुप्ता, अब उन्हें एम्पायर नहीं कह सकते, उनको कह सकते हैं गुप्त जो सिमट गए हैं, वो गौड़ बंगाल के रीजन में सिमट गए हैं। आपका हरियाणा का जो रीजन है वहाँ पे एक नई अथॉरिटी आ रही है, नई एक पावर एमर्ज हो रही है, जो कि है पुष्यभूतिस। और दूसरा इंटरेस्टिंगली हम क्या देखते हैं कि ये जो किंगडम्स है ना, ये अपने आप में सब इनका राइज जो हुआ है वो बेसिकली जो हनिक डिस्टर्बेंस है और गुप्ता डिक्लाइन है उसके कारण हुआ है। और जितने भी ये रूलर्स हैं, अर्ली रूलर्स हैं इन छोटी छोटी किंगडम्स का, वो इससे पहले गुप्तास के फ्यूडेटरी या सामंत रहे थे। चाहे आप मौखरियों की बात कर लीजिए, अवलिकारस का रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि भाई बुद्धगुप्त का जो रीजन था, यहाँ पे हमको एविडेंस मिलते हैं गुप्त अथॉरिटी थी, तो क्लियरली वो भी रहे होंगे। और फिर आप ये लेटर गुप्तास की बात कर लीजिए, इवन पुष्यभूतिस के रेफरेंस में मोस्ट स्कॉलर्स ये आर्ग्यू करते हैं। तो पहले सामंत थे, जैसे गुप्त अथॉरिटी वीक होती है तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंस अपनी एस्टेब्लिश। बट किसी में भी अभी इतनी ताकत नहीं है इस टाइम पे कि वो पूरा एक तरीके से गुप्त साम्राज्य या हुण जो उनका इन्फ्लुएंस था वहां तक उतना अपने पावर को फैला सकें। आप ये कह सकते हैं कि इसका गुप्त एम्पायर के लगभग क्लोज हर्षवर्धन जाने की कोशिश करेंगे, बट अभी नहीं है, वो तो बाद में आएंगे। वो भी बाद में गुप्त अथॉरिटी जितना कभी नहीं कर सकते। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एक समय ये गुप्तों ने जो करके दिखाया, आने वाले समय में कोई ऐसी पावर नहीं होगी मुगलों के आने तक, दिल्ली सल्तनत तक। दिल्ली सल्तनत तक लगभग 600 साल का जो पीरियड है उसमें कोई ऐसी पावर, एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी जिसका रूल आपका गुजरात से लेके बंगाल तक पूरा का पूरा हो। हर्षवर्धन ने कोशिश करी थी, लेकिन वो मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड तक वो एस्टेब्लिश कर पाए। सो द लास्ट ग्रेट पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी बिफोर द इस्लामिक इन्वेजन्स बिगिन। क्योंकि आप हर्षवर्धन को भी कहोगे तो एक पर्टिकुलर रूलर ने जो कर पाया उसके बाद वो जो उन्होंने करा था, एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था, वो खत्म हो गया था। लेकिन गुप्तास के साथ ऐसा नहीं था। वो 320 एडी में एक एम्पायर मतलब एस्टेब्लिश हो रहा है और वो लगभग आपका 500 या 490 तक चल रहा है। तो 170 साल का एक बड़ा पीरियड है जहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि पूरे इस मैसिव लैंड पे कवर कर रही है। तो वो खत्म हो गया है। दूसरा क्या है, ये जो छोटी छोटी किंगडम्स हैं ये अपने आप में बहुत इंटरनली अनस्टेबल है। उसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है अवलिकारस का। अवलिकारस जो हैं इतनी ग्रेट किंगडम थी कि जिसका एक जनरेशन प्रकाश धर्मन ने तोरमाण को हराया, उसके बाद यशोधर्मन ने हराया मिहिर कुल को। लेकिन यशोधर्मन के बाद हमको अवलिकारस का रेफरेंस नहीं मिलता। अवलिकारस लगभग गायब हो गए थे। जब हम हर्ष की बात करते हैं तो हर्षवर्धन जो 7th सेंचुरी में आए थे, वहाँ तक हम देखते हैं तो अवलिकारस नहीं थे। अवलिकारा का और इनका हर्षवर्धन का भी कुछ मैरिटल अलायंस हुआ था? नहीं, उनकी फैमिलीज का नहीं, वो मैरिटल अलायंस नहीं हुआ था। मालव रीजन में उसमें कोई दूसरी पावर थी, उसका क्या रिलेशन था अवलिकारस से ये नहीं, हम नहीं जानते। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज हम ये देख रहे हैं कि जो पुराने
सेंटर्स थे या रिलीजियस या ट्रेडिंग या इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल सेंटर्स की बात करें, वो अब वैसे नहीं रह गए, अब नए सेंटर्स उभर रहे हैं। जैसे कौशाम्बी की बात करें, कौशाम्बी को हमने देखा कि जो तोरमाण था, तोरमाण ने तबाह कर दिया कौशाम्बी को। उसके बाद विदिशा की बात कर लीजिए, विदिशा खत्म हो गया पूरा का पूरा। फिर आप देख लीजिए मथुरा, मथुरा उस सेंस में इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा बाद में जितना कि पहले था। उसकी जगह पे नए सेंटर्स कौन कौन से उभर रहे हैं? मंडसौर, दशापुर जिसे पुराने समय में कहा जाता था। गुजरात में वल्लभी उभर रहा है। ऊपर हरियाणा में आइए तो आप थानेसर है। फिर उत्तर प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे है कन्नौज। कन्नौज जो है वो आप ये मानिए 7th सेंचुरी से लेके या 7th सेंचुरी से लेके 10th 11th सेंचुरी, लगभग 500 साल का पीरियड है। वो एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा जैसा कि कभी पाटलिपुत्र ने प्ले करा था। अच्छा, तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में हम देख रहे हैं कि जो पूरा नॉर्थ इंडिया का जो फोकस है, सेंट्रल मतलब जो एपी सेंटर है, वो शिफ्ट हो रहा है वेस्टवर्ड्स। मौर्य काल में वो पाटलिपुत्र था, गुप्त काल में वो शिफ्ट होके कौशाम्बी या ईस्टर्न यूपी का जो रीजन है वहाँ पे आया, और वहाँ से अब थोड़ा और शिफ्ट होके ये कन्नौज में आ रहा है। और इसका शिफ्ट आप और देख सकते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत का पीरियड आएगा तो ये शिफ्ट होके दिल्ली हो जाएगा। तो एक जो ये शिफ्ट है, ये हमको एक मूवमेंट देखने को मिल रही है, जो एपी सेंटर है वो कैसे मूव हो रहा है। तो अगला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी आपको बोलना पड़ेगा कि कब आ रहे हो, अगले कितने दिन के बाद हम रिलीज कर सकते हैं ये एपिसोड रिलीज करना? 3 महीने बाद 3 महीना तो बहुत लंबा हो गया। 2.5-3 महीने कितने बजे? नहीं, बहुत ज़्यादा है। हर महीने करना चाहिए। हर महीने भैया वो मटेरियल नहीं प्रिपेयर कर पाऊंगा मैं इतना। 2-2.5 महीने सही है। 2 महीने कर लेते हैं। 2 ना तुम्हारी ना हमारी। चलो जय भाई, थैंक यू सो मच। और अगला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जैसा मैंने कहा, और हम साउथ इंडिया पे पूरा फोकस करेंगे। और बहुत हमने डिस्कस नहीं किया है साउथ इंडिया, इसके लिए स्पेशल एपिसोड हम करने वाले हैं। तो उसमें हम 400-500 AD तक जो पहले का पूरा हिस्ट्री है वहाँ तक हम एक एपिसोड में पूरा कवर करेंगे। थैंक यू सो मच और जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू।